आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सच में डराने वाला है। हमारे घरों के बुजुर्ग, हमारे माता पिता, वो आज साइबर ठगों के सबसे बड़े निशाने पर हैं। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से संगठित अपराध है। एक पूरा सिंडिकेट है जो एक खास उम्र के लोगों को बेहद चालाकी से निशाना बना रहा है। चलिए इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब इतनी आसानी से कैसे हो रहा है। 22 करोड़ रुपए। जरा सोचिए इस भारी भरकम रकम के बारे में। ये किसी बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड का आंकड़ा नहीं है। ये चौंकाने वाली रकम हमें बताती है कि इस समस्या का स्तर कितना विशाल और खौफनाक हो चुका है। जीवन भर की कमाई का अचानक से यूं गायब हो जाना कितना विनाशकारी हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये साफ दिखाता है कि इन साइबर हमलों में दांव पर क्या लगा है। और इस विशाल आंकड़े के पीछे की असली कहानी और भी भयानक है। अगस्त 2025 में दिल्ली में रहने वाले एक 82 साल के बुजुर्ग जो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं और जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया। कॉल करने वालों ने खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताया। उन्होंने स्क्रीन पर जाली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाए और बुजुर्ग को टेरर फंडिंग के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। लगातार डराए जाने की वजह से उन बुजुर्ग ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, वही 22.92 करोड़ रुपए, अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। ये घटना दिखाती है कि ये अपराधी कितने क्रूर हो सकते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले साइबर धोखाधड़ी की ये महामारी, फिर समझेंगे डर और लालच का जाल, उसके बाद देखेंगे आम घोटालों की बनावट, फिर बात करेंगे डिजिटल पेमेंट की उलझनों पर, आगे जानेंगे सुरक्षा के व्यवहारिक नियम और अंत में चर्चा करेंगे व्यवस्था में बदलाव की मांग पर। अब आज की ये पूरी चर्चा कोई हवाई बातें नहीं है। ये विश्लेषण मनी लाइफ में पब्लिश होने वाले डिप्टी एडिटर योगेश सापकाले के रेगुलर वीकली कॉलम पर आधारित हैं। वो बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक भारत की साइबर धोखाधड़ी महामारी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ लक्ष्य है। और सबसे अहम बात, उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार तकनीकी नहीं है, वे मनोवैज्ञानिक हैं। सेक्शन 1, साइबर धोखेबाजी की महामारी, एक राष्ट्रव्यापी संकट। सच कहूं तो दिल्ली का वो मामला कोई इकलौती घटना नहीं है। ये एक राष्ट्रव्यापी संकट बन चुका है। मुंबई के गोरेगांव में एक 77 साल के व्यक्ति से 2.25 करोड़ रुपए ठगे गए। पुणे में एक 85 वर्षीय रिटायर्ड कंसल्टेंट ने फर्जी शेयर ट्रेडिंग स्कैम में 22.03 करोड़ रुपए गंवा दिए। ये एक ऐसा पैटर्न है जो देश के हर शहर, हर राज्य में लगातार खुद को दोहरा रहा है। अगर आप इस डेटा को देखें, 2025 में सिर्फ नागपुर शहर के साइबर धोखाधड़ी के आंकड़े बताते हैं कि 60% शिकार केवल और केवल वरिष्ठ नागरिक थे। ये साफ साफ दिखाता है कि क्रिमिनल गैंग्स एक खास उम्र के लोगों को किस तरह चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है। सेक्शन 2, डर और लालच का जाल, धोखे का मनोविज्ञान। आखिर ये जालसाज ऐसा करते कैसे हैं? दरअसल ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। ये बुजुर्गों के अकेलेपन, डिजिटल दुनिया से उनकी दूरी और सरकारी अधिकारियों या पुलिस के प्रति उनके गहरे सम्मान का फायदा उठाते हैं। इसी सम्मान का नाजायज फायदा उठाकर ये ठग पुलिस या सीबीआई का भेस धरते हैं। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के साइबर एक्सपर्ट्स इसे डर और लालच का जाल कहते हैं। ये दो बहुत ही पावरफुल इमोशंस हैं। एक तरफ है डर का जाल, जहां पीड़ित को फर्जी गिरफ्तारी का ऐसा खौफ दिखाया जाता है कि वो सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं रहता। और दूसरी तरफ है लालच का जाल, जहां फर्जी निवेश के जरिए भारी भरकम मुनाफे का लालच दिया जाता है। दोनों ही ट्रिक्स का एक ही मकसद है, पीड़ित को इतना उलझा देना कि वो किसी भी भरोसेमंद इंसान से सलाह लेने के बारे में सोच ही न सके। ये ठग अकेलेपन का किस हद तक फायदा उठाते हैं, इसका एक हैरान करने वाला उदाहरण देखिए। एक बुजुर्ग ने 1.2 करोड़ रुपए से अधिक गंवा दिए। उन्होंने अपने ही बैंक अधिकारी की चेतावनियों को अनसुना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो महिला स्कैमर उन्हें निवेश की सलाह दे रही थी वो उन्हें अपनी बेटी जैसी लगी। ठगों ने बड़ी चालाकी से एक झूठा भावनात्मक रिश्ता बना लिया था। ये खतरनाक भ्रम केवल तब टूटा जब उनकी असली बेटी ने सामने आकर उन्हें सच्चाई दिखाई। सेक्शन 3, आम घोटालों की बनावट, ये जाल कैसे काम करते हैं। इन साइकोलॉजिकल पहलुओं को समझने के बाद चलिए अब डिकोड करते हैं उन तरीकों को जिनका इस्तेमाल करके ये अपराधी इन घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। इनमें सबसे आम और सबसे खतरनाक है डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसा मनगढ़ंत धोखा है जहां ठग वीडियो कॉल पर फर्जी वर्दी पहनकर पुलिस या ईडी अधिकारी होने का नाटक करते हैं।
वे पीड़ित को डराते हैं कि आप डिजिटल कस्टडी में हैं और आपको किसी से बात करने या घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कोई भी असली सरकारी एजेंसी व्हाट्सएप पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। ये 100% झूठ है। दूसरा बड़ा तरीका है फर्जी निवेश योजनाएं। ये अक्सर सोशल मीडिया पर एक लुभावने विज्ञापन से शुरू होती हैं। फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है जहां कई फर्जी सलाहकार बैठे होते हैं। शुरुआत में एक फर्जी ऐप के जरिए छोटे छोटे मुनाफे दिखाए जाते हैं। जब आपका विश्वास पक्का हो जाता है तब वो आपसे आपकी रिटायरमेंट की रकम या एफडी तोड़ने को कहते हैं। और जब तक आपको ठगी का एहसास होता है तब तक वो ऐप और वो सारे सलाहकार रफू चक्कर हो चुके होते हैं। सेक्शन 4 डिजिटल पेमेंट की उलझन, सिस्टम की UI/UX कमियां। अब यहां रुककर एक बात सोचना जरूरी है, क्या सारी गलती सिर्फ इन पीड़ितों की है? बिल्कुल नहीं। हमारे बैंकिंग इकोसिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ढांचे में भी कुछ ऐसी गंभीर खामियां हैं जो इस समस्या को और बड़ा बना रही हैं। जरा सोचिए, ये UPI और बैंकिंग ऐप्स मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? युवाओं और टेक सेवी लोगों के लिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनका इंटरफेस काफी जटिल है। फिर वो OTP का प्रेशर होता है जो 30 से 60 सेकंड में एक्सपायर हो जाता है, जिससे बेवजह की जल्दबाजी का माहौल बनता है। इसके अलावा UPI ट्रांसफर तुरंत होते हैं और इसमें कोई आसान अंडू बटन नहीं होता कि गलती से पैसे चले गए तो वापस ले सकें। अगर कोई घबराकर कस्टमर केयर पर कॉल भी करे तो वो IVR के लंबे चौड़े मेन्यू में ही उलझकर रह जाता है। और तो और कई राज्यों में सुरक्षा अलर्ट सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में आते हैं, जो रीजनल भाषा बोलने वाले बुजुर्गों की समझ से बाहर होते हैं। सेक्शन 5 सुरक्षा के व्यावहारिक नियम, परिवारों के लिए सशक्त कदम। तो अब सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? बचाव के लिए यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और बिना किसी तकनीकी उलझन वाले कदम हैं। ये 4 नियम हर परिवार को पता होने चाहिए। पहला, बैंकिंग ऐप पर डेली UPI लिमिट सेट करें, मान लीजिए 25,000 रुपए। दूसरा और सबसे दमदार हथियार है एक पारिवारिक नियम बनाना, यानी किसी भी बड़े ट्रांसफर से पहले परिवार के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना अनिवार्य है। ठग हमेशा कहते हैं परिवार को मत बताना, और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरा कदम, सभी खातों के लिए SMS अलर्ट हमेशा चालू रखें। और चौथा, अगर जरा भी शक हो तो पैनिक किए बिना पहले 1 घंटे के अंदर 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करें। एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। अर्जेंसी या जल्दबाजी ही साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है। 2 घंटे में आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा या आज रात ही गिरफ्तारी होगी, ऐसी धमकियां कोई भी वैध संस्था कभी नहीं देती। इसलिए कभी भी प्रेशर में आकर पैसे ट्रांसफर ना करें। अगर बैंक के नाम से कॉल आए तो उस कॉलर के नंबर पर वापस कॉल करने के बजाय हमेशा बैंक के ऑफिशियल नंबर पर खुद कॉल करके सच्चाई की पुष्टि करें। सेक्शन 6 व्यवस्था में बदलाव की मांग, आगे की राह। व्यक्तिगत तौर पर तो हमें सावधान रहना ही है, लेकिन क्या इतना काफी है? अब व्यापक संस्थागत जवाबदेही और सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग भी जोर पकड़ रही है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि बड़े लेनदेन पर नजर रखने की जिम्मेदारी बैंकों की भी है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक यानी RBI ने कुछ बहुत अहम सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए हैं, जैसे तुरंत ट्रांसफर को रोकने के लिए एक किल स्विच लाना और पहले ट्रांजैक्शन में थोड़ा वेटिंग टाइम या देरी डालना, बड़े और संदिग्ध ट्रांसफर्स को रोकने के लिए एक्स्ट्रा चेक लगाना और इन बैंकिंग ऐप्स को वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस्तेमाल में आसान बनाना। ये वाकई सही दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं। अब इन नए नियमों पर आम जनता की राय बहुत मायने रखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मनी लाइफ फाउंडेशन इस वक्त एक छोटा सा अनाम यानी एनोनिमस सर्वे कर रहा है। इसका मकसद ये जानना है कि डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले आम लोग और उनके परिवार RBI के इन प्रस्तावित उपायों को किस तरह देखते हैं, ताकि सुरक्षा के साथ साथ सुविधा भी बनी रहे। और इसी के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या इस मल्टी करोड़ धोखाधड़ी को रोकने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उन अकेले पड़ गए बुजुर्गों पर डाल देनी चाहिए, या फिर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देने वाले इन बड़े वित्तीय संस्थानों को अब आखिरकार एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाना ही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।